नेक्स्ट पे आ जाओ। मार्गरेट आर यू ग्रीविंग। तो इसमें जो राइटर है, पोइट, एक मार्गरेट नाम की एक लड़की है, इमेजिनरी है, उसको एड्रेस करके उसको संबोधित कर रहा है। उसको लग रहा है कि वो लड़की दुखी है, और बाद में उसको ये लगता है कि ये लड़की जो दुखी है इसका कारण कुछ डीप है, गहरा कारण है, बाहर की कोई एक सुपरफिशियल चीज़ नहीं है जिससे वो दुखी है। शुरू में तो ऐसा लगता है कि ये झड़ती हुई पत्तियों को देख करके दुखी है, लेकिन एक्चुअल में वो जो दुखी है वो पूरी मानव जाति जो मॉर्टल है उसके प्रति दुखी है कि हर कोई एक ना एक दिन मर जाएगा, एक ना एक दिन चला जाएगा इस दुनिया को छोड़ करके। तो शायद उसकी दुख का कारण वो है। इसके पीछे भी एक वो स्टोरी आपको याद होनी चाहिए, जो इंसान को एक श्राप मिला हुआ है मॉर्टेलिटी का। वो क्यों मिला था? पहले इंसान अमर हुआ करता था कभी कि कभी नहीं मरेगा। एडम और ईव रहते थे मस्ती से स्वर्ग के अंदर, ऐसे माना जाता है। रियल नहीं है, रियल में तो कुछ कहानी और है, लेकिन बाइबल में, क्रिश्चियनिटी में माना जाता है कि पुराने टाइम में एडम था एक आदमी और ईव एक औरत थी। वो दोनों स्वर्ग में रहते थे, बड़े खुश थे, उनको हर तरह की आज़ादी थी। एक फॉरबिडन ट्री था, उसका फ्रूट नहीं खाना था। वो फॉरबिडन ट्री नॉलेज का ट्री था वो, और ये था कि भगवान ने कहा था कि बस इस इसका फल नहीं चखना तुम्हें, बाकी कुछ मर्जी करो। अब एडम तो आदमी था, वो थोड़ा समझदार था, उसने मना कहना। अब ईव थी शरारती, उससे रहा नहीं गया। जब जो चीज़ मना होती है वो करने का जी करता है, भाई मना क्यों की है, कुछ तो खास होगा इसमें। तो ईव ने वो फल चख लिया। चखते ही मानव जाति को एक श्राप मिला हुआ था कि अगर इसको आप चख लोगे तो आपको स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा और आप मॉर्टल हो जाओगे फिर, और नॉलेज हो जाएगा आपको चीज़ों का, कोई चीज़ कैसी है, क्यों है। तो उस नॉलेज से इंसान जो था, इंसान तो बन गया वो, क्योंकि नॉलेज हो गया उसको। अब देखो बाकी जानवरों से इंसान अलग है, वो कहा जाता है कि इसी वजह से अलग है। बाकी जानवर कपड़े नहीं पहनते, इंसान पहनते हैं, है ना। उनको ये नॉलेज हो गया, शर्म का नॉलेज हो गया और बाकी चीज़ों का नॉलेज हो गया। नॉलेज हो गया और एक वो मॉर्टल हो गए। मॉर्टल का मतलब नश्वर हो गए, मरने वाले हो गए। अब एडम और ईव जो थे उनको स्वर्ग से निकाल दिया गया, धरती पे फेंक दिया गया। यहाँ पे उनको ये भी श्राप मिला कि अब तुम मरोगे, और एक ये भी था कि तुम मरोगे तो सही, लेकिन तुम बच्चे भी पैदा करोगे। तो अब उन्हीं की संतानें हैं हम, जो मर रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं। कहा जाता है कि वो श्राप मिल गया हमें। एडम बस ईव के साथ था ना, इसलिए उसका साथ देने के लिए वो भी आ गया। तो कहीं ना कहीं इसमें, इस पोइम में वो थीम भी हमें देखने को मिलती है कि किस तरह से जो हमें वो श्राप मिला हुआ है उस पर भी मार्गरेट दुखी है। पढ़ते हैं पोइम। मार्गरेट आर यू ग्रीविंग ओवर गोल्डन ग्रोव अनलिविंग। कभी कहता है कि मार्गरेट, क्या तुम गोल्डन ग्रोव के अनलिविंग पर दुख मना रही हो। गोल्डन ग्रोव एक ऐसा पेड़ है जिसकी गोल्डन कलर की पत्तियां हैं, इसको उसको गोल्डन ग्रोव बोला गया है। और कुछ वो गोल्डन हो गया है छुपते हुए सूर्य की किरणों से। यानी कोई एक ऐसा पेड़ है जिसके ऊपर गोल्ड कलर की पत्तियां लगी है और उसकी पत्तियां झड़ रही हैं। झड़ते वक्त पत्तियां वैसे भी पीली हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी गोल्डन ग्रोव बोला है। तो वो मार्गरेट वो कह रहा है कि क्या तुम गोल्डन ग्रोव के अनलिविंग होने पर दुख मना रही हो। अनलिविंग का मतलब ये उसका खुद का ही वर्ड इजाद किया हुआ है, ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है। पत्तियां जब झड़ती है ना, उसको अनलिविंग बोला है। लीव का मतलब पत्ती, लीफ होता है ना, लीफ, और लीव्स होगी बहुवचन। अनलिविंग का मतलब पत्तियों को गिराना। तो वो कह रहा है कि क्या गोल्डन ग्रोव के पत्तों को गिराने पर तुम दुखी हो रही हो। लीव्स लाइक द थिंग्स ऑफ मैन। अब ये जो लीव्स हैं, ये पत्तियां हैं, ये इंसान की मॉर्टेलिटी जैसे है। थिंग्स ऑफ मैन का मतलब हो गया आदमी से जुड़ी हुई चीज़ें। यानी ये लीव्स जो है आदमी से भी जुड़ी हुई हैं। किस तरह से? आदमी भी मरणशील है, पत्तियां भी मरणशील है। यू विद योर फ्रेश थॉट्स केयर फॉर कैन यू। तो तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हारे थॉट्स फ्रेश हैं। थॉट्स फ्रेश होने का मतलब तुम्हारी उम्र ही क्या है अभी, तो तुम्हें अभी इन चीज़ों का पता नहीं है। फ्रेश थॉट्स, तुम्हारे फ्रेश थॉट से आप ये समझो कि कवि कह रहा है कि तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, तुम्हारे थॉट्स फ्रेश हैं अभी। नई नई तुम्हारे अंदर फ्रेश थॉट आ रहे हैं, नए नए थॉट आ रहे हैं।
जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर ये थॉट्स फ्रेश नहीं रहेंगे। हाँ, नए नए विचार आदमी को तभी आते हैं ना जब वो एकदम नया नया होता है, कहीं छोटा बच्चा होता है तो उसके मन में तरह तरह की जिज्ञासाएं होती हैं। तो वो यहाँ कह रहा है कि यू विद योर फ्रेश थॉट्स केयर फॉर कैन यू, तो तुम अपने फ्रेश थॉट से इन चीज़ों को नहीं समझ सकती हो। ये लीव्स है, ये हमारे जैसी है इनकी कंडीशन भी। कैन यू यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तुम समझ सकती हो, तो ये एक रेटोरिकल क्वेश्चन है, इसके आंसर की अपेक्षा नहीं की गई, इसी में आंसर छिपा हुआ है कि तुम नहीं समझ सकती, तुम बहुत छोटी हो। एज द हार्ट ग्रोज ओल्डर इट विल कम टू सच साइट्स कोल्डर, तो वो कह रहा है कि जब जैसे जैसे तुम बड़ी होती जाओगी वैसे वैसे तुम इन दृश्यों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दोगी, तुम्हारा रिस्पॉन्स कोल्ड हो जाएगा। कोल्ड रिस्पॉन्स हो जाने का मतलब ध्यान नहीं देना, नज़रअंदाज कर देना। तो यहाँ पे हार्ट ग्रोज ओल्डर बोला ना इसने, तो हार्ट का मतलब वो पूरी की पूरी लड़की, ये एक वो लिटरेरी डिवाइस यूज़ की है ना यहाँ पे, मेटोनमी, एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ का यूज़ कर देना। हार्ट के लिए, हार्ट का मतलब है वो पूरी की पूरी लड़की, सिनक डक्की भी कहते हैं इसको। एज अ हार्ट ग्रोज ओल्डर इट विल कम टू सच साइट्स कोल्डर, जैसे जैसे तुम बड़ी हो जाओगी तुम्हें एक्सपीरियंस होता जाएगा, तब तुम ज़्यादा दुखी नहीं होगी। बाय एंड बाय नोर स्पेयर ए साई, और धीरे धीरे, बाय एंड बाय नहीं धीरे धीरे करके तुम दुख तो क्या एक साई भी नहीं करोगी इसके लिए। साई का मतलब एक आह भी नहीं भरोगी तुम, बिल्कुल भी दुखी नहीं होगी। स्पेयर का मतलब शेष रखना, भरना नहीं है। स्पेयर ए साई यानी एक साई भी नहीं लोगी। दो वर्ड्स ऑफ वैन वुड लीफ में लाई एंड येट यू विल वीप एंड नो वाई, तुम एक साई भी नहीं लोगी भले ही पूरा का पूरा जंगल ही खाली हो जाए। आज तो तुम एक पेड़ को पत्तियों गिरते हुए देख रही हो ना, बाद में जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम एक साई भी नहीं लोगी, दो भले ही वर्ड्स ऑफ वैन वुड लीफ मी लाई, कि बड़ी ही मात्रा में पत्तियां गिर जाए, यानी पूरा का पूरा जंगल भी खाली हो जाए, पूरा का पूरा जो सारे पेड़ है वो भी नंगे हो जाएं, तो भी तुम सोरोफुल नहीं फील करोगी। तो वो कवि कह रहा है ये बातें एक्सपीरियंस से आती हैं। जैसे बच्चा होता है लेटना, पड़े रहना, हाँ यही है। तो ये दो मतलब होते हैं इसके, हाँ लेटना के लिए भी होता है, ले अलग होता है, लेटना वो एक अलग वर्ड है। दो वर्ड्स ऑफ वैन वुड लीफ मील लाई एंड यट यू विल वीप एंड नो वाई, परंतु फिर भी तुम दुखी तो होगी और तुम्हें खुद नहीं पता होगा कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। हाँ, इस चीज़ पे दुखी नहीं होगी कि पत्तियां क्यों गिर रही है, लेकिन दुखी रहना तो आदमी का नेचर है, वो कभी ना कहीं दुखी होता ही होता है। तो तुम दुखी तो फिर भी रहोगी, लेकिन इन चीज़ों से लिए तो तुम पक जाओगी, इन चीज़ों से तो तुम दुखी नहीं होगी। जैसे बच्चा होता है उसका खिलौना जब टूट जाता है तो वो दुखी होता है ना, तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है फिर वो दुखी होता है उन चीज़ों पे, खिलौने टूटते रहते हैं, फिर तो वो खुद खिलौने ले आता है, मतलब किसी पर निर्भर भी नहीं रहता है। धीरे धीरे मैच्योरिटी आ जाती है, तो अगर मैच्योरिटी तो तुम में आ जाएगी, लेकिन दुखी फिर भी होगी तुम। फिर तुम अभी हुई नहीं ना, परिपक्व नहीं हुई, छोटी होगी। नो मैटर चाइल्ड द नेम सोरोज स्प्रिंग्स आर द सेम, तो वो कहता है कि अब नाम भले ही हम कुछ भी दे दें, नाउ नो मैटर चाइल्ड द नेम, नेम भले ही हमारे सोरो का हम कुछ भी रख दें, लेकिन सोरो का जो स्प्रिंग है वो हमेशा एक ही रहता है। सोरो का स्प्रिंग यानी सोरो का स्रोत, स्प्रिंग यानी झरना होता है वैसे तो, जहाँ से कोई चीज़ फूटती है, तो दुख का जो स्रोत है वो एक ही है। और वो एक दुख का स्रोत क्या है? पतियों के गिरने से मोर्टेलिटी। दुख का कारण ये है कि हम सभी मॉर्टल हैं, हर चीज़ दुनिया पे मॉर्टल है, हर चीज़ जो पैदा हुई है वो नष्ट जरूर होगी, कोई भी इटर्नल चीज़ तो है नहीं। तो यहाँ वो कह रहा है कि भले ही आप उसको, उस दुख को कुछ भी नाम दे दो, वो दुख तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सोरो का जो स्प्रिंग है वो एक है, मोर्टेलिटी। नोर माउथ हैड नोर माइंड एक्सप्रेस्ड, और ये जो सोरो का स्प्रिंग है ये एक ऐसा है कि हर कोई जानता तो है, परंतु कोई भी इसको कहता नहीं है, कोई कह नहीं सकता है, एक्सप्रेस नहीं कर सकता है वर्ड्स के अंदर कि ये कैसा दुख है।
व्हाट हर्ड ऑफ गोस्ट गेस्ट। यहाँ गोस्ट का मतलब स्पिरिट से है, आत्मा से है, कि हमारा दिल उस चीज़ को सुनता है, हमारी आत्मा उस चीज़ को महसूस कर लेती है, मतलब गैस कर लेती है कि दुख तो है कोई ना कोई, परंतु ये दुख जो है अनएक्सप्रेस्ड रहता है। तो हमारे सारे दुखों के मूल में ये मोर्टेलिटी वाला नेचर है, क्योंकि हर चीज़ एक न एक दिन ख़त्म हो जानी है, इवन कि हम भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये पूरे दुख का स्प्रिंग यही है। इट इज़ द ब्लाइट मैन वाज बोर्न फॉर। ब्लाइट का मतलब यहाँ प्लाइट से एक वर्ड होता है प्लाइट। प्लाइट का मतलब बुरी स्थिति, बैड कंडीशन। तो वो ये कह रहा है कि ये आदमी इसी के लिए ही जन्मा है, आदमी को ये दुख तो होना ही होना है, आदमी की प्लाइट यही है, इसीलिए वो पैदा हुआ है। यहाँ उसको आप एल्यूड कर सकते हो उस स्टोरी को, एडम वाली को, जब उसको श्राप मिला तो वो ये कह रहा है ये तो हमें श्राप मिला हुआ है। ये आदमी बड़ा धार्मिक था जिसने ये पोइम लिखी है ना, ये खुद ही एक पादरी था। तो हाँ हॉपकिंस, तो खुद ही ये धर्म कर्म की बातें करता था सारा दिन। तो इसकी बातों में हमें वो मिलता है सेंस देखने को, धार्मिक वाला। तो यही कहता है कि ये तो आदमी की पहली गलती है, उसका श्राप मिला हुआ है, प्लाइट है, इसी के लिए हम पैदा हुए हैं। इट इज़ मार्गरेट यू मोर्न फॉर। तो मार्गरेट को फिर कहता है कि तुम उसी के लिए तो दुख मना रही हो, ये पत्तियों के लिए दुख नहीं है तुम्हारा दुख ये है कि मॉर्टेलिटी पर है, कि हर आदमी एक न एक दिन क्यों मर जाएगा, क्यों चला जाएगा, हम यहाँ से क्यों दूर चले जाएंगे। ओके, अब ऊपर वाला आ जाओ। स्प्रिंग एंड फॉल बाय जिरार्ड मैनली हॉपकिंस यूजेज ए यूनिक राइम स्कीम एंड द कंसेप्ट ऑफ नेचर्स डिमाइस एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग मच डीपर। तो इसकी एक राइम स्कीम एक थोड़ी सी अलग है इस पोइम की, और नेचर का जो कंसेप्ट है डिमाइस का मतलब विदाई का, नष्ट हो जाने का, मोर्टेलिटी का, वो कुछ गहराई में इसमें रिप्रेजेंट किया गया, कुछ गहराई के साथ। इन दिस वन स्टेंजा वर्क हॉपकिंस यूटिलाइजेज द रिएक्शन ऑफ ए यंग गर्ल नेम्ड मार्गरेट। तो ये पोइम पूरे एक स्टेंजा की है, छोटी सी पोइम है। इसमें एक यंग गर्ल जिसका नाम मार्गरेट है, उसके रिएक्शन को यूटिलाइज किया गया है, वो किस तरह से रिएक्ट करती है प्राकृतिक दृश्यों पे, यूज़ किया गया है। टू एक्सप्रेस ए डीप रूटेड फियर दैट ह्यूमन्स कैरी थ्रू आउट देयर लाइव्स। और उस मार्गरेट की उस एक्सपीरियंस की मदद से उसने उस फियर को उजागर किया है, उस डीप रूटेड फियर को उजागर किया। डीप रूटेड का मतलब जो गहराई तक बसा हुआ आदमी के अंदर। कौन सा फियर? जो वो हमेशा एक्सपीरियंस करते हैं, वो है एक्सप्रेसली दैट ऑफ देयर ओन मोर्टेलिटी, कि उनकी खुद की मोर्टेलिटी जो फियर रहता है उनको। तो हम जब भी कोई भी चीज़ प्राप्त कर लेते हैं ना, तो एक फियर आ जाता है मन में कि चली ना जाए, है ना। जब भी कोई भी हमें खुशी मिलती है ना, तो उस खुशी के साथ एकदम अटैच हुआ होता है कि ये चला जाएगा, ये स्थायी नहीं है। तो हर चीज़ में ये दुख छुपा हुआ है। और रियलिटी में, क्योंकि हमने जब से हमने पैदा हुए तब से हमने देखा है चीज़ों को ख़त्म होते हुए, और जब भी हमें कोई नई चीज़ मिलेगी हमें पता है कि ये चीज़ एक न एक दिन जाएगी। तो वो अंदर डीप रूटेड फियर रहता है हमारे अंदर मोर्टेलिटी का। What seems like a simple account of a girl grieving over trees losing their leaves as summer months leading into the autumn season is eventually noted to have a much greater meaning। तो एक जो छोटी सी घटना है जिसमें हम देखते हैं कि एक लड़की ग्रीव कर रही है, दुख मना रही है पत्तियों के झड़ने पर, वो एक बहुत ही गहरा मीनिंग लिए हुए है, उसका एक बहुत ही गहरा मीनिंग है। दैट मीनिंग एज हॉपकिंस नोट्स इन द फाइनल लाइन्स ऑफ द पोइम। और वो मीनिंग हमें फाइनल लाइन में मिलता है इस पोइम की। इज़ द मार्गरेट इज़ मोर्निंग द पैसेज ऑफ हर ओन लाइफ। कि मार्गरेट जो है वो मोर्न कर रही है, दुख मना रही है अपने खुद की लाइफ के एंड होने का। उसको पता है कि उसकी भी लाइफ एक दिन ख़त्म हो जाएगी। इवन दो शी इज़ नॉट मैच्योर इनफ टू ग्रास्प द नोशन। हालांकि वो इतनी मैच्योर नहीं है कि वो इस चीज़ को अच्छे से समझ सके, लेकिन एक बात, छोटी सी बात तो सबको पता होता है कि हम एक न एक दिन मर जाएंगे। अब क्योंकि इतनी वो बड़ी नहीं हुई है कि इस नोशन को अच्छे से ग्रास्प कर ले, वो इस भाव को अच्छे से समझ ले। नोशन भाव है, ग्रास्प करने का मतलब समझ लेना, लेकिन अंदर ही अंदर उसके यही फियर हमें मिलता है देखने को।